एक इंट्रोडक्शन देखते हैं, जैसे कि टाइटल से हमें क्या पता चल रहा है. नो मैन आर फॉरेन. फॉरेन मीन्स अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अनदर कंट्री. तो जब पोएट कह रहे हैं नो मैन आर फॉरेन, सो ही मीन्स टू से दैट नो मैन बिलोंग्स टू अनदर कंट्री. So he wants to say that all men are same. All men are equal. So he wants to promote the thought of the concept of universal brotherhood. इस पोएम में पोएट हमें कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में सब लोग एक हैं, सब लोग एक जैसे हैं. He wants to promote universal brotherhood. We can also say that it is a peace poem. The poet says that all men are same. He says that no men are foreign. All men are same. They eat, live, die the same way. Everyone gets the bounties of nature like sunshine, land, etc. in equal measure. So इस poem में poet यही idea हम सबको बताना चाहते हैं that all men are equal, all human beings are equal. कोई भी फॉरेन नहीं है. ये जो बॉर्डर्स बना दिए गए हैं, अलग अलग कंट्रीज बना दी गई हैं, उसकी वजह से लोग ये सोचते हैं कि वो दूसरी कंट्री को बिलोंग करता है, इसलिए वो हमारे जैसा नहीं है. लेकिन पोएट कहना चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं है. सभी लोग एक ही तरीके से जीते हैं, एक ही तरीके से मरते हैं. सभी को भगवान ने नेचर की सारी चीजें जैसे कि सनशाइन, रेनफॉल इक्वल मेजर में दी हैं. हर जगह सब लोगों को सेम फैसिलिटीज दी हैं भगवान ने, और भगवान यही कहते हैं, यही मानते हैं कि सब लोग एक जैसे हैं. यूनिवर्सल ब्रदरहुड मीन्स ऑल ह्यूमन बींग्स ऑन दिस अर्थ आर सेम, दे आर वन. No one is different from one another because of the countries to which one belongs. Now let us see the explanation of this poem. I'll discuss the word meanings also. Stanza 1. Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. Beneath means under. Now in this first stanza, first line में, poet says no men are strange. Strange means a person who is unknown to you, जिसे आप जानते ना हो, stranger, एक अजनबी. And then he says no countries foreign. तो वो ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो अर्थ के ऊपर हमने बॉर्डर्स बना दिए हैं अलग अलग देशों के, उनको मिटा दिया जाए, उन्हें हटा दिया जाए. तभी तो कोई कंट्री फॉरेन नहीं रहेगी. हम हर कंट्री को अपना ही लैंड समझेंगे जब कोई बॉर्डर्स नहीं होंगे. पोएट ये कह रहे हैं कि कोई भी आदमी स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है. पूरी अर्थ एक है और जितने भी लोग इस अर्थ पे रहते हैं सब एक दूसरे के बहन भाई हैं. Then he says, beneath our uniforms. यूनिफॉर्म कौन पहनता है? कोई भी सोल्जर. अब सोल्जर्स हर कंट्री के अलग होते हैं. यहां पर आप देख सकते हैं ये यूएसए का सोल्जर है, ये इंडिया का सोल्जर है और ये जापान का सोल्जर है. सबने अपनी कंट्रीज की यूनिफॉर्म्स पहनी हुई हैं. और पोएट यहां पर यही कह रहे हैं कि इन सब अलग अलग यूनिफॉर्म्स के पीछे जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो सेम है. उसे भगवान ने सिमिलर वे से बनाया है. वो सब एक ही तरह सांस लेते हैं जैसे कि हम भी सांस ले रहे हैं. और फिर वो कहते हैं द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई. वो कह रहे हैं कि जितने भी सोल्जर्स हैं सब हमारे भाई हैं, और जिस धरती पर वो चलते हैं अर्थ पर, वो अर्थ वैसी ही है जिसमें हम सब मरकर लेट जाएंगे. We all shall lie refers to the time when a person dies and he is put in the grave. जब भी कोई आदमी मरता है उसे ग्रेव में दफना दिया जाता है, वहां पर वो लेटा हुआ होता है. And the poet says कि उसी धरती में हम सब मर के मिल जाएंगे जिसके ऊपर हम लोग अभी चल रहे हैं. So in this stanza, the poet wants to tell us that no men are strange. कोई भी लोग अजनबी नहीं है.
कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। हम सब लोग पूरी अर्थ पे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सब एक हैं, सब एक ही जगह को, अर्थ को बिलोंग करते हैं। और फिर वो कहते हैं जो लैंड है, अर्थ है, जिस पर हम लोग चल रहे हैं, वो सेम लैंड है। उसी लैंड में एक दिन हम सब मरकर मिल जाएंगे, उसी धरती में, उसी मिट्टी में सब लोग मरकर मिल जाते हैं। और उसी वजह से हम सब एक है, एक ही तरह है, एक ही जगह से आए हैं और एक ही जगह में मरकर मिल जाएंगे। Let us see the next stanza. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. Now in this stanza, who is they? They refers to those people who belong to other countries, जिन्हें हम फॉरेनर्स मानते हैं और जिनके साथ हम भेदभाव करके लड़ाइयां भी करते हैं, वॉर्स भी करते हैं। पोइट ये कह रहे हैं कि उन सब को भी नेचर ने, भगवान ने सारी बाउंटीज दी हैं जैसे कि हमें दी हैं। पोइट कहते हैं उन सब को भी सनशाइन मिलती है, हवा मिलता है, पानी मिलता है जैसे कि हमें मिलता है। वो सब भी खेती करके, एग्रीकल्चर करके, पीस के टाइम पर, उस टाइम पर जब कोई लड़ाई नहीं होती, आराम से चैन की जिंदगी जीते हैं और नेचर से दी हुई चीजों को खाते हैं और जिंदगी आराम से जीते हैं। और हमारी तरह ही वो भी वॉर के टाइम में या फिर विंटर के टाइम में, दोनों टाइम में क्या होता है, खाने की कमी हो जाती है और लोग स्टार्व करते हैं। तो पोएट ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग वॉर में और विंटर टाइम में स्टार्व करते हैं, भूखे रह जाते हैं खाने की कमी की वजह से, सिमिलरली फॉरेनर्स भी, वो लोग भी जो दूसरी कंट्रीज को बिलोंग करते हैं, वो भी वॉर और विंटर के टाइम में स्टार्व करते हैं, उन्हें भी खाना नहीं मिलता। तो पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि फॉरेनर्स जो दूसरी कंट्रीज को बिलोंग करते हैं और हम दोनों ही सेम हैं। दोनों को ही जब सनशाइन मिलती है, हवा पानी मिलता है और जब शांति का माहौल होता है उनके देश में, तो वो आराम से खाना खा के अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। और दोनों ही वॉर के टाइम में और बहुत ज्यादा विंटर, बहुत ज्यादा ठंड के टाइम में खाने की कमी की वजह से भूख से मरते हैं। और फिर वो कहते हैं Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. वो कह रहे हैं कि उन लोगों के हाथ भी हमारे हाथों की तरह ही हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। पोएट ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग लेबर करते हैं, लेबर मीन्स मेहनत करना, जिस तरह से हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, सिमिलरली और कंट्रीज के जो लोग हैं वो भी मेहनत करते हैं। तो वो ये एग्जाम्पल्स देके ये कहना चाहते हैं कि हम में और दूसरे कंट्री के लोगों में कोई फर्क नहीं है। Now stanza 3. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Now he is asking the readers to remember something. वो कह रहे हैं कि याद रखना कि जो दूसरी कंट्रीज के लोग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं, सबकी लुक्स सिमिलर है, सबको भगवान ने 2 आंखें दी हैं, नाक दिया है, मुंह दिया है, 2 कान दिए हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं। पोएट भी ये कह रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज के जो लोग हैं जिन्हें हम अपना दुश्मन मानते हैं, उनकी भी भगवान ने आंखें दी हैं हमारी तरह, जो कि जागती हैं और सोती हैं, और उनको भी भगवान ने ऐसे ही ताकत दी है जिसे आप प्यार से जीत सकते हैं। उन्हें भी अगर आप प्यार करेंगे तो आप जीत कर अपना बना सकते हैं। Then he says, in every land is common life that all can recognize and understand. हर लैंड में, हर कंट्री में एक कॉमन चीज क्या है? लाइफ। लाइफ मीन्स ऑल द थिंग्स दैट आर लिविंग। वो कह रहे हैं कि हर जगह, किसी भी देश में चले जाइए, एक कॉमन चीज है, वो है लिविंग बीइंग्स, वो है ह्यूमन बीइंग्स, और हम उनको पहचान सकते हैं। और अगर हम उनकी फीलिंग्स को भी समझ लें और उन्हें अपने जैसा ही समझें, तो हम कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करेंगे।
In the next stanza, the poet says, let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other, dispossess का मतलब है dislodge करना, deprive करना, किसी को किसी चीज से वंचित करना. Betray means धोखा देना, condemn means किसी की बुराई करना. Poet says that you all should remember one thing, whenever someone tells you to hate a person from another country, जिससे कि आप अपना enemy मानते हैं. जब भी आप किसी को अपना enemy मानते हैं तो आप क्या करते हैं? डिप्राइव कर रहे हैं, आप किसी से कुछ छीन रहे हैं, किसी के साथ धोखा कर रहे हैं और किसी की बुराई कर रहे हैं. ये सब क्वालिटीज बुरी हैं, नेगेटिव हैं. और पोएट हमें कहना चाहते हैं दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. वी शुड नॉट कंसिडर एनीवन एज आवर एनिमी. और पोएट कहते हैं इट इज आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस. आवरसेल्व्स मीन्स हम अपने साथ धोखा करेंगे, हम अपने आप को किसी चीज से वंचित करेंगे और हम अपनी ही बुराई करेंगे. जब भी हम किसी को अपना एनिमी मानते हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं. और अगर कोई हमें कहता है कि किसी को हेट करो तो वो हमारे साथ धोखा कर रहा है और वो एक दिन हमें ही किसी चीज से वंचित करेगा. क्योंकि जब हम किसी के साथ नफरत करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? लड़ाई होगी और उसकी वजह से क्या होगा? हमें ही कई चीजें नहीं मिलेंगी. लड़ाई के बाद क्या होती है? वॉर. और वॉर में दोनों ही पार्टीज को नुकसान होता है. एंड दैट इज व्हाई ही इज टेलिंग अस कि वॉर हमारे हित में नहीं है. किसी को अपना एनिमी मानना हमारे हित में नहीं है. देन ही सेज, रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. आर्म्स मीन्स गन्स, बुलेट्स, bombs. Arms means anything, any weapon of destruction. He says whenever you pick up any weapon against any person, you should remember one thing. क्या वो एक चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए? आइए देखें स्टैंजा 5 में. It is the human earth that we defile. Defile means to make dirty or to pollute. खराब करना, गंदा करना. पोएट कह रहे हैं कि जब भी लोग किसी के अगेंस्ट वेपन्स उठाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो अर्थ को, धरती माता को गंदा करते हैं. क्यों? जब भी आप वेपन उठाएंगे, किसी को गोली मारेंगे, उससे वो मर जाएगा और उसकी लाश जमीन पर गिर जाएगी. उससे धरती गंदी हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है. जब भी वॉर होती है उससे क्या नतीजा होता है? बहुत ज्यादा ब्लडशेड, फायर, बहुत सारे लोग मरते हैं और उनकी डेड बॉडीज अर्थ पर एक्यूमुलेट हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं और अर्थ गंदी हो जाती है. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country strange. पोएट ये कह रहे हैं कि जब भी हम वॉर करते हैं उससे क्या होता है? वॉर की फायर जो इरप्ट होती है, जो धुआं निकलता है, जो मिट्टी उड़ती है, वो इतनी गंदी होती है. वो हवा की जो साफ सुथरापन है, हवा की जो प्योरिटी है, उसे आउटरेज कर देती है, उसे एंड कर देती है, उसे खत्म कर देती है और हवा को भी दूषित कर देती है. इन सब बातों से पोएट ये बताना चाह रहे हैं, हम सबको ये कहना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं दैट वी शुड नॉट इंडल्ज इन वॉर. वॉर इज बैड बिकॉज वॉर की वजह से क्या होता है? सारी हवा और धरती दूषित हो जाती है, खराब हो जाती है. हम ऐसे ही बिना बात के किसी को अपना दुश्मन मानकर उसके साथ युद्ध करते हैं जो कि किसी भी वे में हेल्पफुल नहीं होता. और फाइनली पोएट फिर से अपनी पोएम एंड कर रहे हैं. रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज. फर्स्ट लाइन को वो रिवर्स में लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज. इस बात को याद रखना, ना तो कोई आदमी फॉरेनर है, किसी दूसरे देश को बिलोंग करता है, और ना ही कोई कंट्री स्ट्रेंज है, अजनबी है. ऐसा समझिए कि सभी लोग, चाहे वो किसी भी कंट्री को बिलोंग करते हैं, वो आपके अपने भाई हैं और ये जो पूरी अर्थ है ये एक है और
कोई भी अलग अलग कंट्री ऐसी नहीं है जो कि आपके लिए स्ट्रेंज है, अननोन है, सारी धरती एक है. नाउ वी डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस इन दिस पोएम. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि इस पोएम का कोई भी राइम स्कीम नहीं है. ये जो पोएम है ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है. लास्ट वर्ड्स देखिए, कोई भी राइम स्कीम नहीं है, कोई भी वर्ड्स आपस में राइम नहीं कर रहे. सो देयर इज नो राइम स्कीम इन दिस पोएम. नेक्स्ट, इस स्टैंजा में हमें एलिट्रेशन देखने को मिलती है. व्हाट इज एलिट्रेशन? Alliteration is the repetition of a consonant sound in two or more closely connected words. यहाँ पे देखिए लाइन 2 में body breathes, दोनों वर्ड्स ब साउंड से शुरू हो रहे हैं. This is alliteration. The next device in this stanza is metaphor. Metaphor is an indirect comparison between two things. लाइन 2 में जब पोएट कहते हैं beneath all uniforms a single body breathes, यहाँ पे यूनिफॉर्म रेफर्स टू द मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. अलग अलग देशों की जो मिलिट्री है उसे रेफर किया जा रहा है यूनिफॉर्म्स कहकर. सो दिस इज यूजेज ऑफ द डिवाइस ऑफ मेटाफर. नेक्स्ट डिवाइस जो कि पूरी पोएम में देखने को मिलता है वो है रेपिटिशन. एक तो रिमेंबर वर्ड रिपीट हो रहा है इस पोएम में. आपको 5 जगह पर रिमेंबर वर्ड देखने को मिलेगा. बार बार पोएट रीडर को रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि रीडर एक बात को याद रखे, इसलिए वो बार बार रिमेंबर वर्ड यूज कर रहे हैं टू ले एम्फेसिस ऑन दिस. नेक्स्ट रेपिटेशन है फर्स्ट लाइन की, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन. ये लाइन स्टैंजा 1 और स्टैंजा 5 में आ रही है. ऑल्दो स्टैंजा 5 में लाइन है नो मैन आर फॉरेन नो कंट्रीज स्ट्रेंज. उन्होंने इन वर्ड्स को रिवर्स कर दिया है, लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं कि रेपिटिशन हो रही है. स्टैंजा 2 में भी एलिट्रेशन देखने को मिल रही है. एलिट्रेशन का इंस्टेंस है लाइन 2 में वॉर्स विंटर. यहां पे व साउंड रिपीट हो रहा है. अनदर डिवाइस यूज्ड इन दिस स्टैंजा इज मेटाफर. यहाँ पे फिर से इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है लाइन 2 में. वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. वॉर टाइम इज कंपेयर्ड टू द विंटर सीजन. जब पोएट कह रहे हैं वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, वो वॉर के टाइम को विंटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं. एंड ही वांट्स टू से दैट ड्यूरिंग बोथ द टाइम्स, ड्यूरिंग वॉर एंड इन द विंटर सीजन, पीपल आर स्टार्व्ड ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड. इस पूरी पोएम में एक और डिवाइस यूज हो रहा है, एंजैबमेंट. व्हाट इज एंजैबमेंट? जब पोएम में एक लाइन नेक्स्ट लाइन में भी चलती है, सेम सेंटेंस कंटिन्यू होता है 2-3 लाइंस में, उसे कहते हैं एंजैबमेंट. यहां पर देखिए जब पोएट कहते हैं अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आवर्स, यहां पर सेम सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट लाइन में. दिस इज एंजैबमेंट. फिर से वो जब कहते हैं ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, ये भी सेंटेंस सेम चल रहा है. दिस इज ऑल्सो एंजैबमेंट. कुछ और इंस्टेंसेस देखते हैं एंजैबमेंट के पोएम में से. यहां देखिए स्टैंजा 2 में एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन. ये एक ही सेंटेंस है जो कि 2 लाइन्स में कंटिन्यू हो रहा है. दिस इज एंजैबमेंट. इवन इन स्टैंजा 3 लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, इस सेंटेंस को 2 लाइन्स में कंटिन्यू किया जा रहा है. दिस इज अगेन एंजैबमेंट. In stanza 4 also, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess. Same sentence 2 lines में continue हो रहा है. Again, enjambment. Even in stanza 5, dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Same sentence continued है. This is enjambment. So with this we have covered the explanation and the literary devices used